हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टी.एस. एलियट की एक और मास्टरपीस द हॉलो मैन। ये 1925 में पब्लिश हुई थी और ये एलियट के सबसे डार्क और डिस्पेयरिंग पोएम्स में से एक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की वीडियो भी अवेलेबल है, सो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिग्राफ से, क्योंकि इन्हें समझना पूरे पोएम को समझने की है। एपिग्राफ एंड द सिंबल। पोएम शुरू होने से पहले एलियट दो एपिग्राफ्स देते हैं, मिस्टर कर्ट्स ही डेड और अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। ये सिर्फ डेकोरेटिव लाइंस नहीं हैं, ये पूरे पोएम का ब्लूप्रिंट है। पहला एपिग्राफ जोसेफ कॉनराड की नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस से आता है। कर्ट्स एक यूरोपियन आइवरी ट्रेडर थे जो अफ्रीकन जंगल में जाकर अपनी सिविलाइज्ड आइडेंटिटी खो देते हैं और खुद को एक गॉड लाइक फिगर बना लेते हैं। जब वो मरता है, उसका अफ्रीकन सर्वेंट बॉय सिर्फ इतना कहता है, मिस्टर कर्ट्स ही डेड। ये लाइन बहुत कैजुअल और कोल्ड तरीके से डिलीवर होती है, जैसे एक इंसान की मौत का कोई मतलब ही नहीं। सिंबॉलिकली कर्ट्स वो इंसान है जिसने अपनी सोल, अपनी स्पिरिचुअल कोर खाली कर दी। वो लिटरली हॉलो एट द कोर था। इसलिए एलियट ये लाइन यूज़ करते हैं अपने पोएम की सेंट्रल थीम को सेट करने के लिए। मॉडर्न मैन भी कर्ट्स की तरह स्पिरिचुअली हॉलो हो चुका है। बाहर से पावरफुल दिख सकता है लेकिन अंदर से खोखला है। दूसरा एपिग्राफ इंग्लिश ट्रेडिशन से आता है, गाय फोक्स डे, जो हर साल 5 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। 1605 में गाय फोक्स ने अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, जिसे गन पाउडर प्लॉट भी कहते हैं। वो प्लॉट फेल हो गया था। उस दिन बच्चे स्ट्रे एफिजीज यानी पुतले बनाते हैं और गलियों में घूमकर चिल्लाते हैं, अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। पैसे मांगते हैं फायरवर्क्स खरीदने के लिए। एफिजी खुद भी एक हॉलो मैन है, स्ट्रॉ से भरा हुआ, कोई रियल सब्सटेंस नहीं। ये दोनों एपिग्राफ साथ मिलकर बता देते हैं कि ये पोएम किस बारे में है। ऐसे लोग जो बाहर से फिगर लगते हैं, पर्पस रखते हैं, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली एम्प्टी होते हैं। नो बिलीफ, नो कन्विक्शन, नो सोल। इस एपिग्राफ का एक फेरिमन सिंबलिज्म और है जो कि काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है। ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता था कि जो रिवर स्टिक्स है उस पे एक फेरिमन खड़ा होता था, जिसे एक सिंगल कॉइन देना पड़ता था सोल्स को उस रिवर को पास करने के लिए। ये पेनी सिंबलाइज करती है एक मॉडर्न मैन्स इनएबिलिटी टू पे फॉर दिस पैसेज इनटू अ मीनिंगफुल आफ्टर लाइफ। हिंदू माइथोलॉजी में एक सिमिलर एग्जाम्पल है जो कि वैतरनी रिवर का है, जो सेपरेट करती है द रेल्म ऑफ द लिविंग फ्रॉम यमलोक या द किंगडम ऑफ डेथ। पार्ट 1 में स्पीकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रुप की तरह, वी आर दी हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। ये कलेक्टिव वी पूरा पोएम में कंटिन्यू करता है। इनका हेड पीस स्ट्रॉ से भरा हुआ है, यानी स्केयर क्रोज की तरह, जो दिखते तो इंसान जैसे हैं लेकिन अंदर बिल्कुल खोखले होते हैं। जब ये लोग आपस में विस्पर करते हैं, उनकी वॉइसेस क्वाइट एंड मीनिंगलेस होती हैं, जैसे सूखी घास में हवा चल रही हो या टूटे हुए ग्लास पर चूहों के पाँव। ये इमेजरी बहुत ड्राई और लाइफलेस है, कोई लाइफ, कोई एनर्जी नहीं। फिर एलियट इन्हें डिस्क्राइब करता है, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्चर विदाउट मोशन। ये पैराडॉक्सिकल फ्रेसेस है। इनके पास शेप है लेकिन फॉर्म नहीं, मूवमेंट का जेस्चर है लेकिन एक्चुअल मोशन नहीं। इसेंशियली ये लोग एक्शन लेने में कम्प्लीटली इनकेपेबल हैं। इस पार्ट के एंड में कॉन्ट्रास्ट आता है उन लोगों से जो विद डायरेक्ट आइज डेथ के दूसरे किंगडम में क्रॉस कर चुके हैं। मतलब जो जेन्युइनली बिलीव करते थे, चाहे अच्छा हो या बुरा। वो लोग हॉलो मैन को याद रखेंगे, अगर रखेंगे तो सिर्फ एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स के रूप में, हॉलो मैन के रूप में नहीं। यानी फुल ब्लडेड सिनर्स भी हॉलो मैन से बेटर हैं, क्योंकि उनमें कम से कम कुछ कन्विक्शन था। पार्ट 2। ये सेक्शन शॉर्ट है बट बहुत पावरफुल है। स्पीकर कहता है कि वो उन आइज को ड्रीम में भी फेस नहीं कर सकता। ये आइज सिंबलाइज करती हैं जजमेंट, पर्पस या स्पिरिचुअल क्लैरिटी, जो हॉलो मैन में मिसिंग है। डेथ्स ड्रीम किंगडम में ये आइज नहीं अपीयर होते। इंस्टेड सनलाइट एक टूटे हुए कॉलम पर चमकती है, एक ट्री हवा में हिलता है। स्पीकर अपनी डेलिबरेट डिस्गाइजेस मांगता है, रैट्स कोट, क्रो स्किन, क्रॉस्ड स्टेव्स। मतलब वो एक स्केयरक्रो की तरह फील्ड में डिस्गाइज में रहना चाहता है ताकि फाइनल जजमेंट का सामना ना करना पड़े। वो चाहता है दैट ही इज़ नो नियरर टू दैट ट्वाइलाइट किंगडम, उसके क्लोज आना अवॉइड करना चाहता है, जो एक्चुअल मॉरल कन्फ्रंटेशन रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 5। ये पार्ट एक बैरन डेजर्ट लाइक लैंडस्केप डिस्क्राइब करता है, एक कैक्टस लैंड, डेड लैंड, जहाँ स्टोन इमेजेस खड़ी हैं और लोगों की प्रेयर्स रिसीव करती हैं। ये रिलीजियस रिचुअल की एम्प्टी शेल है। लोग प्रे तो करते हैं लेकिन सिर्फ ब्रोकन स्टोन की तरफ, कोई लिविंग फेथ नहीं है। एक पावरफुल इमेज है जहाँ स्पीकर वेकिंग अलोन है, टेंडरनेस से ट्रेम्बलिंग, और उसके लिप्स जो किस करना चाहते थे सिर्फ प्रेयर्स फॉर्म करते हैं टूटे हुए स्टोन के लिए।
ये ह्यूमन इंटीमेसी और स्पिरिचुअल लॉन्गिंग दोनों की फेलियर दिखाता है। पार्ट 4। अब हॉलो मैन लास्ट मीटिंग प्लेस पर गैदर होते हैं, एक रिवर के किनारे जो दांते की एक्रोन रिवर से एल्यूड करता है, जो डेड को अंडरवर्ल्ड तक ले जाती है। ये लोग स्पीच अवॉइड करते हैं, ग्रोपिंग करते हैं अंधेरे में टुगेदर। आईज यहाँ भी मिसिंग हैं, साइटलेस अनलेस वो रीअपियर हो जाए एज द परपेचुअल स्टार या मल्टीफोलिएटेड रोज, जो दांते के पैरदिसियो से आता है, जहाँ हेवन एक रोज की तरह डिस्क्राइब होता है जिसके इन्फिनिट पेटल्स हैं। ये हॉलो मैन की सिर्फ एक होप है, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी, लेकिन बहुत डिस्टेंट और बहुत अनसर्टेन। पार्ट 5। ये सबसे फेमस सेक्शन है। ये एक ट्विस्टेड नर्सरी राइम से शुरू होता है। हेयर वी गो अराउंड द प्रिकली पेयर, जो ट्रेडिशनल चिल्ड्रंस गेम हेयर वी गो अराउंड द मलबेरी बुश का पैरोडी है, लेकिन यहाँ मलबेरी बुश की जगह एक प्रिकली पेयर कैक्टस है, इनफर्टाइल, सूखा, प्लेनफुल। ये 5 o'clock इन द मॉर्निंग होता है, डॉन का टाइम, जो नॉर्मली होप और नए दिन का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मीनिंगलेस रिपीटेटिव रिचुअल है। फिर आता है पोएम का कोर फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी फॉल्स द शैडो। हर इंटेंशन और उसके एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बीच में एक शैडो आ जाती है जो एक्शन को रोकती है। आइडिया, रियलिटी, मोशन, एक्ट, कंसेप्शन, क्रिएशन, इमोशन, स्पैज्म, हर जगह ये शैडो बीच में आती है। ये शैडो पैरालिसिस का सिंबल है जो हॉलो मैन को कभी भी जेन्युइनली एक्ट करने से रोकती है। लॉर्ड्स प्रेयर के फ्रैगमेंट्स, फॉर दाइन इज द किंगडम, बीच में आते हैं, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होते, जो उनके इनकम्प्लीट ब्रोकन फेथ को शो करते हैं। और फिर आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लाइन, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। दुनिया ख़त्म नहीं होती किसी ड्रामेटिक एक्सप्लोजन से, बल्कि एक क्वाइट डिफीटेड विम्पर से। ये लाइन पूरी पोएम का थीसिस समराइज करती है। मॉडर्न स्पिरिचुअल कोलैप्स लाउड नहीं है, ये साइलेंट और पैथेटिक है। अब बात करते हैं टी.एस. एलियट के बारे में। थॉमस टर्न्स एलियट का जन्म 26 सितंबर 1886 को सेंट लुइस, मिसूरी में हुआ था, एक प्रोमिनेंट बॉस्टन फैमिली में। उन्होंने स्मिथ एकेडमी और मिल्टन एकेडमी में पढ़ाई की, फिर 1906 में हार्वर्ड ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 3 साल में ही अपना बीए कंप्लीट कर लिया। हार्वर्ड में उन पर फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना और क्रिटिक अर्विंग बेबेट का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा। बाद में वो सोबर्न, पेरिस गए, जहां उन्होंने हेनरी बर्गनसन के लेक्चर्स अटेंड किए और फ्रेंच सिंबलिस्ट पोएट जूल्स लेफॉर्ज को पढ़ा, जिसने उनकी पोएटिक स्टाइल को बहुत शेप किया। 1914 में एलियट इंग्लैंड चले गए, ऑक्सफोर्ड के मर्टन कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वहीं उनकी मुलाकात एजरा पाउंड से हुई, एक दूसरे अमेरिकन पोएट जिन्होंने एलियट के करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एलियट ने कभी अमेरिका वापस नहीं जाने का डिसाइड किया, उन्होंने लंदन में ही सेटल होना चूज़ किया, पहले एक टीचर और फिर लॉयड बैंक में क्लर्क के रूप में। 1917 में उनका पहला मेजर कलेक्शन प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस पब्लिश हुआ, जिसने 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट पोएट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1922 में द वेस्टलैंड आई, जो उनकी सबसे फेमस और इन्फ्लुएंशियल पोएम है, जिसने पोस्ट वॉर डिसल्यूजनमेंट को कैप्चर किया। द हॉलो मैन, जो हमने आज डिस्कस की, 1925 में पब्लिश हुई। ये एक ऐसा टाइम था जब एलियट की मैरिज बहुत अनहैप्पी चल रही थी, और ये पर्सनल डार्कनेस पोएम में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती। 1927 में एलियट ब्रिटिश सिटीजन बन गए और एंग्लिकनिज्म एक्सेप्ट कर लिए, जिसने उनके बाद के वर्क्स जैसे ऐश वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स को स्पिरिचुअली ज़्यादा होपफुल डायरेक्शन दी। 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला। उनका देहांत 4 जनवरी 1965 को लंदन में हुआ। अब बात करते हैं पोएम के फॉर्म और जॉनरा की। द हॉलो मैन एक फ्री वर्स पोएम है, मतलब इसमें कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या कोई रेगुलर मीटर नहीं है। ये पोएम 5 सेक्शंस में डिवाइड है, जिनकी लेंथ अलग अलग है, और टोटल लाइन्स लगभग 100 के अराउंड है। इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है, जो एक कलेक्टिव वी वॉइस में नरेट होती है। सिर्फ पार्ट 2 में वॉइस थोड़ा ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाती है। स्ट्रक्चरली पोएम बहुत फ्रेगमेंटेड है, एब्रप्ट शिफ्ट्स हैं स्पीकर, सेटिंग और टाइम में। ये फ्रेगमेंटेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिबरेटली रिफ्लेक्ट करती है एक सोसाइटी का जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खुद फ्रेगमेंट हो चुकी थी। जॉनरा की बात करें तो ये एक मॉडर्निस्ट पोएम है। मॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट थी जो ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स को रिजेक्ट करती थी और नए एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर करती थी। एलियट इस मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे। पोएम में हैवी एल्यूजन्स भी यूज होते हैं, दांते, शेक्सपियर का जूलियस सीजर और लॉर्ड्स प्रेयर, सब कुछ वीव किया गया है पोएम के फैब्रिक में। टेक्निक्स की बात करें तो एनाफोरा बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे वी का रेपिटेशन या बिटवीन एंड का रिपीटेड स्ट्रक्चर पार्ट 5 में। एलिट्रेशन भी है, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, जो एक सॉफ्ट विस्परिंग इफेक्ट क्रिएट करता है जो हॉलो मैन की ड्राइड वॉइसेस को मिरर करता है। ये सब टेक्निक्स मिलकर एक यूनिफाइड मूड बनाते हैं, चाहे स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड ही क्यों ना हो। तो ये था आज का डीप डाइव द हॉलो मैन में।
एक पोएम जो मॉडर्न स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को बहुत हॉन्टिंग तरीके से कैप्चर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ चेक आउट T.S. Eliot's The Love Song of J. Alfred Prufrock. Now we'll see you again in the next video. Thank you.